किसानों के आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया और अंततः भारतीय जनता पार्टी को तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए। जो लोग दावा कर रहे हैं कि किसान खुशहाल हुआ है, वो देखो कैसे अन्नदाता का अपमान किए थे और आज उनके इतने वर्षों की नाकामी के कारण गरीबी बढ़ी है। दुनिया के जितने भी सर्वेक्षण हो रहे हैं या जो आंकड़े आ रहे हैं, हमारा देश गरीब होता चला जा रहा है, गरीबी की संख्या बढ़ रही है। और जिस तरीके से कोरोना आया और आपने देखा कि मजदूर अपने घर पैदल पैदल चले गए। ये सरकार चाहती तो सबको घर पहुंचा सकती थी, लेकिन इस सरकार ने किसानों को मजबूर किया, मजदूरों को मजबूर किया। और आपने देखा इसी शहर से न जाने कितने मजदूर गए होंगे जो घर अपने पहुंच गए। बहुत सारे ऐसे मजदूर थे जो अपने घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई एक्सीडेंट की वजह से, या हार्ट अटैक हुआ, या गंभीर बीमारी थी जिसके कारण वो घर नहीं पहुंच पाए। 90 से ज्यादा मजदूरों की जान गई उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मजदूर की मदद नहीं की थी। अगर किसी ने मदद की थी तो यही समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लोगों ने आगे आकर के मदद की और समाजवादी पार्टी ने 90 के 90 मजदूरों को 1-1 लाख रुपया उनके घर पे पहुंचाने का काम किया। हम लोगों ने वो समय भी देखा जहां पर एक गर्भवती महिला नासिक और महाराष्ट्र से चल करके आई थी, उसके बेटी पैदा हुई, 3 घंटे वो इंतजार की और उसके बाद फिर वो पैदल पैदल अपने घर पहुंच गई। कोई सरकार ने मदद नहीं की। मैं आपको कह सकता हूं, समाजवादियों की सरकार होती तो चाहे हमें जिला अधिकारी की गाड़ी से उस मां को घर पहुंचाना पड़ता, समाजवादी लोग और समाजवादी सरकार में वो मां जिला अधिकारी की गाड़ी से वो घर पहुंचती। लेकिन इस सरकार ने गर्भवती मां को वैसे ही हाल पे छोड़ दिया और पैदल पैदल घर पहुंची। किसान जब आंदोलन पर बैठा, बोर्डर लगा दिए गए, कील लगा दी गई, बॉर्डर सील कर दिया गया। यहीं सर्दी में, गर्मी में, बरसात में इसी बॉर्डर पर बैठे रहे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उन्हें कोई परवाह थी तो 3 काले कानून की परवाह थी कि अगर 3 काले कानून लागू हो गए तो हमारे किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, उनको बाजार के भाव पर छोड़ दिया जाएगा। इसलिए किसानों को बधाई देता हूं। आज मुझे खुशी है, जयंत चौधरी जी हम दोनों लोग साथ हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं अपने जिस इलाके में ये चुनाव है, पहले चरण में वो लोग जानते हैं और आखिरी चरण में जो चुनाव है वो लोग जानते हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने सभी किसानों को एक कर करके एक साथ ला करके उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर देश में आजादी के बाद किसानों को सशक्तिकरण के लिए, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, किसानों के हित के लिए, किसानों के पक्ष में फैसले लेने के लिए, गांव की खुशहाली के लिए अगर देश में सबसे आगे कोई आया तो वो चौधरी चरण सिंह जी थे। उसके बाद उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम अजीत सिंह जी ने, नेताजी ने और न जाने कितने नेता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किए है। ये चुनाव जहां किसान, गरीब, मजदूर का है, वहीं मैंने पिछले मुजफ्फरनगर में कहा कि जयंत चौधरी जी और यहां पर जितने लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें चौधरी चरण सिंह की विरासत को भी बचाने का और उस विरासत को आगे बढ़ाने का भी ये चुनाव है। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता का समर्थन से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी गली गली घूम रही है। हम लोग जितनी भी पाबंदियां लगी हैं उन नियमों का पालन कर करके हम आपके माध्यम से अपील करने आए हैं। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का बड़ा शहर है। नोएडा अगर बड़ा शहर है तो गाजियाबाद भी बड़ा शहर है। अगर यहां के लोगों का पेट कोई भर रहा है तो वो हमारा अन्नदाता है। हमें उम्मीद है कि शहर के लोग भी
अन्नदाता के पक्ष में मतदान करेंगे और जो खुशहाली आनी चाहिए थी, जो तरक्की होनी चाहिए थी, जो विकास का रास्ता होना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। यहां निगेटिव पॉलिटिक्स कोई कर रहा है, नकारात्मक पॉलिटिक्स कोई कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम दोनों लोग मिलकर के नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। एक बार फिर वही भाईचारा की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बढ़ा करके खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। गाजियाबाद शहर बड़ा है, हमारे तमाम लोग बैठे हैं, कारखाने हैं, उद्योग हैं। मैं ये भरोसा दिला सकता हूं कि जो चल रहे उद्योग और कारखाने हैं, उनको जो मदद कर सकते हैं सरकारी कानून में, वो मदद की जाएगी। साथ ही साथ जो एमएसएमई सेक्टर है, जो सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ है इस कोरोना के समय पर, बीमारी के समय पर, इन दोनों सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार ने कोई मदद नहीं की है। अगर हमें अलग से पैकेज ला करके एमएसएमई सेक्टर को अगर सुधारना पड़ेगा तो उसको भी आगे बढ़ाने का काम समाजवादी और आरएलडी की सरकार में होगा। मुझे याद है कि यहां पर एक बहुत पुरानी साइकिल का कारखाना था, बंद होने की कगार पर जब आंदोलन कर रहे थे तो समाजवादी लोग पहुंचे थे। मैं तो कहूंगा कि हालांकि वो प्राइवेट सेक्टर का है कारखाना, बहुत पुराना कारखाना है, समाजवादी सरकार बनने पर साइकिल के कारखाने को पुनः जिंदा करने का काम कोई करेगा तो समाजवादी लोग करेंगे। और इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा विशेष लगाव है साइकिल से। जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल हो तो वो साइकिल के कारखाने को शुरू करने के लिए अगर कोई बड़ा पैकेज भी देना पड़ेगा तो देने का काम करेंगे, क्योंकि साइकिल के कारखाने से न जाने कितने और छोटे छोटे कारखाने जुड़े हैं और उन कारखानों में न जाने कितने लोग हैं जिन्हें मजदूरी मिल रही है, काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। हमारा स्वार्थ, हमारा लालच ये है कि हम लोगों को रोजगार और नौकरी दे दें। अगर रोजगार और नौकरी के लिए हमें कोई बड़ा पैकेज भी देना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार पीछे नहीं हटेगी, ऐसे कारखाने उद्योग को सहयोग करने का काम करेंगे। क्योंकि मैं पोटली लेके चलता हूं, एक लाल वाली, मैंने पहले दिखा दी थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि हम और जयंत चौधरी जी जब दोनों आएंगे तो हमारे दोनों के हाथ में पोटली होगी। ये अन्न संकल्प के लिए हम पोटली लेके चलते हैं। यही अन्न है जो हमें और आपको जिंदा रखता है। किसान जो हमें पेट भरता है और कपड़े दे पहनाता है, उसके हक में हम दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा न लें और उत्तर प्रदेश से सफाया न कर दें। अगर हमारे पत्रकार साथी आप लोग भी कोई अन्य संकल्प लेना चाहें तो पीछे नहीं हटना। आप लोग भी हमारे साथ किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए। और मैं कहता हूं, इस गाजीपुर बॉर्डर से और उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इसीलिए ये दोनों गठबंधन के लोग ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। ये हमारे बहुत सारे खोड़ा कॉलोनी के लोगों को लेकर के, ये खोड़ा को कौन नहीं जानता। जब समाजवादी सरकार थी तो खोड़ा कॉलोनी के लिए हम लोगों ने स्कूल भी दिया था और जो विकास कार्य कर सकते थे वो विकास कार्य भी और नगर पालिका भी बनाने का काम किया था। अगर खोड़ा कॉलोनी को लिए विशेष कार्य भी करने पड़े, जिसमें अस्पताल बनाना हो, डिग्री कॉलेज देना हो और अगर घर घर पानी पहुंचाने का काम करना पड़े, बताओ खोड़ा जैसी जगह जहां उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े पैमाने पर लोग रहते हैं, आसपास के लोग तो रहते ही हैं, लेकिन यूपी बिहार के भी लोग बड़ी संख्या में आकर के रह रहे हैं। अगर उन्हें हम अच्छा पानी नहीं दे सकते हो, इलाज नहीं दे सकते तो हम लोग कैसे करेंगे। वहीं सभी बात मेट्रो को रुके कार्य चालू करना, और मेट्रो के कार्य तो मेट्रो तो समाजवादियों से ज्यादा किसी ने बनाई नहीं है। आप में से पुराने पत्रकार लोग भी जानते होंगे जिनके पास मेट्रो का इतिहास होगा। सबसे पहले एक बार नेताजी यहां आए थे और नेताजी जब आए थे तब मैं भी उनके साथ आया था। तब हमारा आपका परिचय ऐसा नहीं था जैसा आज है।
उस समय परिचय यही रहा होगा कि हम कहीं खड़े रहे होंगे, वहीं तस्वीर आ गई होगी तो आ गई होगी। तो उस समय भी मेट्रो का काम अगर किसी ने शुरू किया था तो नेताजी ने शुरू किया था। नेताजी उस समय मुख्यमंत्री थे। तो मेट्रो का काम हो और शहर की जो सुविधाएं हैं कि ट्रैफिक ठीक तरीके से चले, पर्यावरण को लेकर के बहुत चिंतित लोग रहते हैं, और कूड़े से लेकर के तमाम गंदगी को लेकर के, और कम से कम साफ सुथरे इलाके ऐसे हों जहां पर लोग निकल करके घूम सकें, और कम से कम गाजियाबाद दिल्ली को टक्कर दे अपनी सफाई में, और दिल्ली को दिखाए कि हां गाजियाबाद में भी ऐसे बड़े बड़े काम हो सकते हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो अगर शहर को अच्छा बनाने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए अगर कोई विशेष कार्य करना पड़ेगा तो किया जाएगा। वहीं मोदी नगर में, क्योंकि बड़ी पैमाने पर वहां मजदूर किसान इलाज के लिए आते हैं, अगर अस्पताल के साथ साथ विशेष ट्रॉमा सेंटर भी देना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में और आरएलडी मिलकर के दोनों ट्रॉमा सेंटर देने का काम करेंगे। साहिबाबाद में भी इलाज की सुविधाएं देंगे, क्योंकि इधर जब से कोरोना आया है लोगों ने महसूस किया है कि इलाज कितनी जरूरी है, और इलाज वो भी सरकारी व्यवस्था अच्छी हो, क्योंकि प्राइवेट में लोगों के साथ कई बार बहुत ज्यादा इलाज का खर्चा हो जाता है। इस कोरोना के समय पर लोगों ने अपने अकाउंट के पैसे निकाल लिए। मुझे याद है एक अखबार का मैंने खबर पढ़ी थी, 1 महीने के अंदर कानपुर जैसे शहर ने कई 100 करोड़ लोगों ने अपने सेविंग से पैसा निकाला था। और अगर हमारे पत्रकार साथी यहां का आंकड़ा निकालेंगे, आप गाजियाबाद का आंकड़ा अगर निकालेंगे, कोरोना के समय पर लोगों ने सेविंग से कितना पैसा निकाला होगा, तो कम से कम 2 या 3 महीने में 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा निकाला होगा। तो सोचो, सेविंग का पैसा लोगों ने निकाल करके अपने परिवार के लोगों का इलाज और मदद करने का काम किया था। उस समय जब सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत थी, तब सरकार ने गरीबों को, आम लोगों को अनाज छोड़ने का अगर किसी ने काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए मैं इस मौके पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मैं आपके माध्यम से निवेदन और अपील करने आया हूं कि गाजियाबाद और आसपास की जनता इन सभी साथियों की मदद करे। जो लोग हमारे साथ बैठे हैं वो तो हैं ही। धौलाना से असलम चौधरी जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के प्रत्याशी हैं, मोदी नगर से पंडित सुदेश शर्मा आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के विशाल वर्मा जी प्रत्याशी हैं, साहिबाबाद से पंडित अमरपाल शर्मा जी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के प्रत्याशी हैं, मुरादनगर में पंडित सुरेंद्र कुमार मुन्नी आरएलडी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वहीं लोनी में मदन भैया आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से जनता इनकी मदद करेगी, क्योंकि चुनाव आयोग की जो पाबंदियां हैं वो बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो पा रही हैं। अगर बड़ी बड़ी रैलियां हो रही होती तो कार्यक्रम दूसरे तरीके से होते। आज आप ही हमारे वो लोग हैं जो संदेश पहुंचा सकते हैं, आपके माध्यम से ही हम लोग घर घर पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप लोग भी हमारी मदद करना, जिससे भारतीय जनता पार्टी जैसी तानाशाही सरकार को हम उत्तर प्रदेश से हटा सकें। मैं जयंत चौधरी जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, सभी हमारे दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेतागण और उम्मीदवार जो गठबंधन के चेहरा हैं, जो एक क्षेत्र में बहुत उम्मीद के साथ मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। अखिलेश जी ने काफी बात कही और बिल्कुल शुरुआत उन्होंने किसानों से की। मैं आप सबके माध्यम से देश तक ये संदेश देना चाहता हूं। आज 29 जनवरी है और जो बीती रात है 28 जनवरी की रात, जो 1 साल पहले यहीं से कुछ दूर गाजीपुर बॉर्डर पे जो कुछ भी किसानों ने देखा और सहन किया, वह उनका अपमान नहीं था। वे देश में, गांव में रहने वाले, खेत खलियान में मेहनत कर रहे
हर एक किसान और मजदूर का अपमान था। हमें उस अहंकार को चूर करना और वो पीड़ा व दर्द आज भी जिंदा है। कानून वापस हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से लखीमपुर में किसानों को कुचला और जो तैयारी 28 जनवरी की शाम को सरकार और सरकारी गुंडों ने कर रखी थी, यहीं लोनी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक की जो मंशा थी, कोई भी किसान बिरादरी से आने वाला व्यक्ति उस बात को भुला नहीं पाया। और उन क्षणों में जो भावुकता थी किसान नेताओं की, जो भावुकता थी स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की, और जिस तरह से उन्होंने किसान आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया और हम सबको आशीर्वाद दिया, वह ताकत और हिम्मत उन्होंने दी कि किसानों तुम अकेले नहीं हो, तुम न्याय की आवाज हो, तुम्हारी आवाज मैं बुलंद करूंगा। उनके वो बोल हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में, किसान आंदोलन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाएंगे। और इसलिए ये चुनाव, ये फैसला मतदाताओं को करना है। एक तरफ वो सरकार है जो किसानों को दबाना चाहती है, जहां कोई सुनवाई नहीं होती, जहां कोई वादा पूरा नहीं होता। युवाओं को तय करना है, एक तरफ वो लोग हैं जो आपको पीटते हैं, लाठी चलाते हैं, नौकरी से आपको वंचित रखते हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश जी का विजन है, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का प्रयास है। हमें मुकाबला झूठ से करना है, अफवाह फैलाने वाले लोगों से करना है, नफरत फैलाने वाले लोगों से करना है। जिन्ना की बात, औरंगजेब की बात, इन बातों से उत्तर प्रदेश की जनता से का कोई लेना देना नहीं। हम नौकरी और विकास की भाषा बोलने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तरक्की चाहते हैं, तरक्की की भाषा बोलेंगे। और जैसा अखिलेश जी ने कहा, गाजियाबाद तो इतना बड़ा अर्बन सेंटर है, यहां लोग रोजगार की उम्मीद लेकर आते हैं, अपने परिवारों के पालन पोषण के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। यहां की जो आधारिक संरचना होनी चाहिए, जब हमारी विजन वाली सरकार बनेगी, तब गाजियाबाद की उम्मीदों पर हम लोग बहुत गंभीर रूप से काम करेंगे। योगी जी ने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़कें, गाजियाबाद के आप सबसे पॉश कॉलोनी में चले जाएंगे, मेन रोड पर चले जाएंगे तो आपको गड्ढे मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे। आपकी गाड़ी की पूरी जो है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट 100 मीटर की यात्रा में हो जाता है। तो हमारी घोषणाएं सच्ची होंगी, गड्ढा मुक्त सड़कें देनी है, झूठ मुक्त सरकार देनी है। मैं आप सबके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि इन्हीं बातों को लेकर आप लोग हमारे पक्ष में मतदान करें। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सभी उम्मीदवार आपके सामने हैं, और फिर मौका दें अखिलेश जी को कि वे जो उनके उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने वाली जो सोच है, वह उसको पूरा अमला जमला पहनाएं और जमीन तक उस सोच को पहुंचाएं। धन्यवाद। नहीं, अभी दो महत्वपूर्ण चीजें कहते फिर बोल लेना, 2-3, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र आने से पहले कुछ बातें जनता के बीच में रखना चाहती है। जिस कड़ी में सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने तय किया था कि 300 यूनिट की फ्री घरेलू बिजली होगी, किसानों को सिंचाई मुफ्त होगी, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगा पहले की तरह, और वहीं ये भी फैसला लिया था कि पुरानी पेंशन बहाल होगी। पुरानी पेंशन को लेकर के बहुत सारे संगठन, सरकारी कर्मचारी हमेशा इस बात को कहते रहे, उनकी मांग रही है कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी ने और आरएलडी ने और गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने माना है कि सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल होगी। उसी कड़ी में समाजवादी कैंटीन एवं किराना स्टोर स्थापित किए जाएंगे, जहां गरीब श्रमिकों, राजगीरों, बेघरों को सब्सिडाइज दरों पर राशन एवं अन्य जरूरी वस्तुएं मिल सकेंगी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक सिद्धांत दिया था कि अगर महंगाई से लड़ना है
तो दाम बांधो नीति लागू करनी पड़ेगी। अगर दाम बांधो नीति हम लागू कर पाएंगे तो बहुत सारे गरीब और जो रोजगार पर निर्भर करते हैं उन्हें हम सब्सिडाइज या दाम बंधी हुई चीजों को उपलब्ध करा पाएंगे। इन कैंटीनों में 10 रुपए में समाजवादी थाली की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना का लक्ष्य है राज्य से भूख की समस्या को मिटाना। पहले कुछ जगह पर शुरू हुई थी, जिस योजना को बंद किया भारतीय जनता पार्टी ने। 20 रुपए की थाली थी, खाना था, जिसमें मजदूरों को खाना उपलब्ध कराया था। इस बार समाजवादी कैंटीन होगी। इस कैंटीन में 10 रुपए में समाजवादी थाली उपलब्ध होगी और पौष्टिक आहार होगा। इसके साथ साथ क्योंकि शहर में बड़े पैमाने पर लोग आते हैं काम के लिए और रोजगार के लिए, इसलिए समाजवादी पार्टी ये मानती है कि जिस तरीके से मनरेगा की तर्ज पर मनरेगा की तरह अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को भी लाने का काम करेंगे, जिससे बहुत सारे नौजवान जो शहर में आते हैं उन्हें रोजगार और नौकरी दिला सकें। वहीं साहिबाबाद में क्योंकि बड़ी जगह सरकारी अस्पताल हो और सरकारी डिग्री कॉलेज हो, साथ साथ समय के हिसाब से जो पढ़ाई हो जिसमें ट्रेनिंग उपलब्ध हो और नौकरी रोजगार मिल सके, उस दिशा में काम करेंगे। मैं समझता हूं जैन जी से आपने एक सवाल पूछा था। एक मिनट, एक चुनावी व्यवस्था को लेकर मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि कोरोना काल है, हमें सबको उम्मीद है और सरकार और चुनाव आयोग की मतलब इसमें तैयारी भी है कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से काफी वोट मतदाता अपना मत प्रयोग करेंगे। इसमें मतदाताओं को भी सतर्क रहने की जरूरत है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जिनके पोस्टल बैलेट से वोट डलनी है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये एक फॉर्म है ऑनलाइन, इसको आप डाउनलोड करके, बैलेट फॉर्म है, इस पे अपनी वोट दर्ज कराएं। वोट का अधिकार है, उनका मत अधिकार है। कोई भी किसी दबाव में उनको आने की जरूरत नहीं। कोई उनके सीनियर अधिकारी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, ये उनका संविधान ने उनको अधिकार दिया। तो इस वोट को इसके लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रखें और सुनिश्चित करें कि उनकी वोट पड़ी कि नहीं। दूसरी बात, नियम यह है कि मतदान के तारीख से पहले घर घर ये जो फॉर्म उनको मिल जाना चाहिए। अगर नहीं दिया जा रहा तो ऑनलाइन वो उसको ले सकते हैं। तीसरी बात यह है कि चुनाव आयोग का नियम कहता है कि जब मतदान हो जाता है, जो गिनती होती है, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की वोट गिनी जानी चाहिए। तो सभी उम्मीदवारों को, चुनाव आयोग के सभी ऑब्जर्वर्स को मैं कहना चाहता हूं कि सख्ती से, क्योंकि हमारा अनुभव है कि पिछली बार जब गिनती हुई उसमें ऐसा नहीं हुआ। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, नियम का सख्त अनुपालन होना चाहिए सभी ऑब्जर्वर से, और हमारे दोनों दल के जिलाध्यक्षों से मैं उम्मीद करता हूं कि सख्ती से इसका पालन हो। इस पे हम पुरजोर कोशिश करें। धन्यवाद।